तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 10th क्लास के बायोलॉजी के सभी शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके होने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए बेहद ही आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि ऑब्जेक्टिव को छोड़ के आपको सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये 2 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर तक ये प्रश्न आता है, इसलिए आप उसको ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। इस वीडियो में सभी प्रश्न ऐसे तैयार किए गए हैं ताकि आपको जा करके आपके होने वाले मैट्रिक एग्जाम में ये प्रश्न आ सकें, और सभी को समझा करके बताया गया है। आप देख करके, सुन करके आप अच्छी तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान दीजिएगा इसमें कि आपको इसमें देखना है कि कितने प्रश्न आपको इसमें याद है और कितने प्रश्नों का जवाब आप स्वयं लिख सकते हैं या आप दे सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सभी प्रश्नों को। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आप वीडियो का लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। जैसे कि होता क्या जब हम भोजन कर लेते हैं तो उसको पचाने के लिए लार की उसमें अहम भूमिका होती है। तो क्या भूमिका होती है, इसी का जवाब देना है। तो इसका जवाब होगा कि मानव के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। इनमें उत्पन्न होने वाला रस, जो रस निकलता है, जो उत्पन्न होता है रस, उसको हम सलाइवा कहते हैं यानी कि लार कहते हैं। इस रस में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन कहलाता है। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को मल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है, जो सरलता से आहार नाल के अन्य भागों में पचित होता है। ये VVI प्रश्न है, आप इसको याद रखेंगे। सवाल नंबर 2 है कि शाकाहारी और मांसाहारी क्या है, यानी कि शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन क्या है, अथवा इनमें क्या अंतर है। यानी कि दोनों में अंतर को आपको बताना है कि शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन में क्या अंतर है। ऐसे तो आपके दिमाग में आता ही होगा कि शाकाहारी क्या है और मांसाहारी क्या है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे ये जानना जरूरी है। चलिए इसको जानते हैं। पहले हम शाकाहारी के बारे में जानते हैं। वे जीव जो अपना भोजन केवल पौधों के रूप में लेते हैं शाकाहारी जीव कहलाते हैं। क्लियर है। वे जीव जो अपना भोजन केवल पौधों के रूप में लेते हैं शाकाहारी जीव कहलाते हैं। अब मांसाहारी के बारे में जानेंगे। मांसाहारी किसे कहते हैं। देखिए, मांसाहारी क्या होगा कि वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के रूप में लेते हैं मांसाहारी जीव कहलाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के रूप में लेते हैं मांसाहारी जीव कहलाते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि एपिग्लोटिस से क्या अभिप्राय है। एपिग्लोटिस से क्या अभिप्राय है, इसका जवाब हम जानेंगे। यह कार्टिलेज का बना एक छोटा सा टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? कार्टिलेज का बना एक छोटा सा टुकड़ा है जो त्वचा के साथ जुड़ा होता है। यह फेरिंक्स और ट्रेकिया के जोड़ पर स्थित होता है। जब मनुष्य भोजन लेता है उसी समय एपिग्लोटिस ट्रेकिया को ढक लेता है, जिससे कि भोजन ट्रेकिया में न जा सके। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि पौधे भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। पौधे भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, ये भी आप जानते होंगे कि पौधे जो होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे ये जानना जरूरी है। पौधे भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की 2 अवस्थाएं कौन सी है। चलिए इसको जानते हैं। पौधे स्वयंपोषी हैं, ये तो आपको पता ही होगा। पौधे जो होते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं। वे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, यानी कि उनको भोजन कोई दूसरा बना के नहीं देता है, वे भोजन जो है खुद से तैयार कर लेते हैं। पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि कैसे 2 भागों में विभाजित होता है, कि इसकी 2 अवस्थाएं कौन कौन सी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के 2 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि 2 अवस्थाएं कौन कौन सी है। पहला है प्रकाशीय क्रिया और दूसरा है अप्रकाशीय क्रिया। याद रखिएगा, प्रकाशीय क्रिया और दूसरा अप्रकाशीय क्रिया। प्रकाशीय क्रिया कब होती है? दिन के समय होती है। और अप्रकाशीय क्रिया कब होती है? तो रात के समय होती है। प्रकाशीय क्रिया के बारे में लिखेंगे जो दिन के समय होती है, और अप्रकाशीय क्रिया के बारे में लिखेंगे जो क्रिया रात के समय होती है। चलिए अब सवाल नंबर 5 देखेंगे। सवाल नंबर 5 है कि रेडियोधर्मी पदार्थों के 2 हानिकारक प्रभाव लिखें। रेडियोधर्मी पदार्थों के 2 हानिकारक प्रभाव को लिखना है। तो पहला हम जानेंगे कि दीर्घकाल तथा लगातार रेडियोधर्मी पदार्थों के उद्भासन से कैंसर और ल्यूकेमिया जैसे घातक रोग हो सकते हैं तथा इनसे उत्परिवर्तन भी प्रेरित हो सकते हैं। दूसरा जानेंगे
उत्परिवर्तित जीन मानव, जंतु, पौधों में स्थापित रह सकते हैं तथा भावी पीढ़ी को प्रभावित कर सकते हैं। भावी पीढ़ी यानी कि आने वाली पीढ़ी को प्रभावित कर सकती है। रेडियोधर्मी जो पदार्थ निकलते हैं वो इतना हानिकारक होता है। सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 है कि वातावरणीय प्रदूषण की परिभाषा लिखिए। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक तथा कृत्रिम स्रोतों के नाम दीजिए। अगर आपको प्रश्न याद होगा तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, लेकिन कैसे लिखना है इसको जानना जरूरी है। इसका जवाब होगा कि जल, वायु, मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों में अवांछित परिवर्तन ही वातावरणीय प्रदूषण कहलाता है। एक बात को आप ध्यान देंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि अगर जिस लाइन बाय लाइन अगर किसी प्रश्न को किताब में दिया हुआ है, जो फेयर लिखवाया हुआ है, उसी तरह से हमको लिखना जरूरी है। अगर आपको उस प्रश्न का टॉपिक रिलेटेड जवाब याद है तो आप उसको अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका जवाब सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भौतिक, रासायनिक या जैविक कारकों द्वारा पर्यावरण के प्राकृतिक अवयवों में परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। प्राकृतिक अवयव में कोई परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। चलिए इसका देखेंगे। और दिया हुआ है कि वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत, यानी कि वायु प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं? ज्वालामुखी विस्फोट और परागण, ज्वालामुखी विस्फोट और परागकण। क्लियर है। और ब है कि वायु प्रदूषण के कृत्रिम स्रोत, यानी कि बने हुए किसी चीज़ से कैसे वायु प्रदूषण होती है, जैसे कि औद्योगिक उत्पाद, उद्योग लगे हुए हैं कल कारखानों से, जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न धुआं तथा गैसें आदि। चलिए सवाल नंबर हम 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 है कि उल्टे परासरण द्वारा जल का उपचार कैसे किया जाता है। सवाल नंबर 7 है कि उल्टे परासरण द्वारा जल का उपचार कैसे किया जाता है। इसका जवाब जानेंगे हम। विपरीत अथवा उल्टा परासरण, इस प्रक्रिया में लवणीय जल को अलवणीय जल बनाया जाता है। विपरीत परासरण प्रक्रिया में उस ओर अधिक दबाव होगा जिस ओर का विलयन अधिक सांद्रित होगा। ऐसा करने से जल अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर गति करता है। इस प्रक्रिया में नाइट्रेट, अमोनिया और अन्य घुलित लवणों को निकाला जा सकता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त कठोर जल को इस विधि द्वारा मृदु जल में बदला जा सकता है। इस विधि में ऊर्जा की खपत होती है, यानी कि इस विधि से ऊर्जा की खपत जो होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। क्लियर हो गया। चलिए अब सवाल नंबर हम 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 बिल्कुल भी आई है, आप इसको याद रखेंगे। भी आई है, हम इस लिख देते हैं इसलिए कि आपको ध्यान पर रहेगा। सवाल नंबर 8 है कि ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। इसका जवाब होगा कि ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले कारक जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन मुख्य हैं। कौन कौन है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन मुख्य रूप से है। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इस प्रभाव में अधिक योगदान देती है। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इस प्रभाव में अधिक योगदान देती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में एक समान रूप से वितरित है। इसके विपरीत जलवाष्प केवल पृथ्वी की सतह के निकट पाई जाती है। ओजोन वायुमंडल के उच्च स्तरों में पाई जाती है। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर हम 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 और 10 बिल्कुल आप इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से दिमाग में इसको रखिएगा कि किसका क्या जवाब होता है। चलिए सवाल नंबर हम 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 है कि ऐसे 3 कार्य लिखें जिनसे आप प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, यानी कि उसको आप बचा सकते हैं। इसका जवाब होगा 3 जो कार्य है यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है कि संसाधनों का कम से कम उपयोग, यानी किसी भी संसाधन का हम जितना कम उपयोग करेंगे उतना ही संरक्षण यानी कि बचा रहेगा। दूसरा है वनों उन्मूलन को रोकना एवं नए वन लगाना, यानी कि वनों की कटाई को रोकना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हमारे पर्यावरण पर गलत प्रभाव नहीं पड़े। और नए वन लगाना, यानी कि नए पेड़ पौधों को जितना ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे उतना ही हमारे पर्यावरण के लिए और भावी पीढ़ी के लिए लाभदायक होगा। ये आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तीसरा है वर्षा जल को संचित कर भौम जल स्तर को बढ़ाना, साथ ही साथ प्रदूषण को रोकना, यानी कि प्रदूषण को रोक कर भी हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। और वर्षा होती है उस जल को संरक्षण करना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। उस स्तर को बढ़ाना चाहिए ताकि जो जल हो बर्बाद नहीं हो और वो बचा रहे। चलिए अब हम सवाल नंबर 10 देखते हैं।
सवाल नंबर 10 है कि संयुक्त वानिकी प्रबंधन क्या है। संयुक्त वानिकी प्रबंधन क्या है, इसका जवाब हम जानेंगे। इसका आशय सहभागिता का विकास करना है जो स्थानीय समुदायों तथा जनजातियों व वन विभाग के बीच होता है। एक बार और सुन लीजिएगा, इसका आशय सहभागिता का विकास करना है जो स्थानीय समुदायों तथा जनजातियों व वन विभाग के बीच होता है। यह प्रश्न भी VVI है। यह सहभागिता परस्पर विश्वास तथा संयुक्त कार्य एवं उत्तरदायित्व वनों के प्रति परियोजना तथा विकास को निभाने का होता है। आगे है कि संयुक्त वानिकी प्रबंधन के अंतर्गत प्रयोगकर्ता तथा स्वामी संसाधनों का प्रबंधन करते हैं तथा व्यय को भी बराबर बराबर वहन करते हैं।